तो आज हम बात करेंगे सिविल सूट की। और सिविल सूट भी बहुत बेसिक से ही लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ड्राफ्ट्स या बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में अगर हम जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और बहुत ऐसे ड्राफ्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं ना आपके लिए कि देखो, अगर आपको उसको समझना है या आपको ड्राफ्ट भी करना है खुद से। देखो, कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस से ही आती हैं, कोर्ट में जाने और सीखने से ही आती हैं। मगर हमारी कोशिश थ्रू दीज वीडियोस और थ्रू दीज क्लासेस, हमारा एफर्ट और कोशिश सिर्फ ये है कि आप या तो आप नए नए प्रैक्टिस में आए हैं या फिर आप जुडिशरी या किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक टच जो है वो इन क्लासेस से, प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ एडवोकेसी से, लिटिगेशन से बना रहे और आपको पता रहे कि किस तरह से कोर्ट्स में ड्राफ्ट जाते हैं, बनते हैं, फाइल होते हैं और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट क्या रहता है कोर्ट्स में। तो कोशिश हमारी यही है कि हम आपको इस प्रैक्टिकली तो नहीं, बट आप जा पा रहे हो या कर पा रहे हो, इसीलिए दीज वीडियोज आर देयर फॉर यू। इवन इफ यू आर गोइंग, आप नए हो तो भी आपके लिए वीडियो बेस्ट है। एंड इवन फॉर दोज पीपल जो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि कोर्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं, इवन इफ दे आर नॉट फ्रॉम दी लीगल बैकग्राउंड और उनका इंटरेस्ट है, तो वो उनके लिए भी ये वीडियोज वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो आज हम बात करेंगे रिकवरी सूट की, सिविल रिकवरी सूट की। अब रिकवरी क्या होता है हम सबको पता है। रिकवरी यानी हमने किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा लिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन, हमने किसी को गुड्स भेजे, सामान भेजा, उससे पैसा नहीं आया, हमारा पैसा जो है अटका लिया गया, तो वो सिविल सूट रिकवरी हमें करनी है, हमें पैसा अपना वापस लेना है, तो हम कोर्ट अप्रोच करते हैं सिविल सूट में, रिकवरी के सूट में। ठीक है। अब जैसे आप ये देखोगे, अब तक हम बात करते आए हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा वो मेंटालिटी थोड़ा साइड रख दो मैट्रिमोनियल वाली, क्योंकि वो ड्राफ्ट्स कुछ अलग हैं, तरीका उनका थोड़ा अलग है समझना। ग्राउंड्स ड्राफ्टिंग ज़्यादा अलग नहीं मैं बोलूँगा, लैंग्वेज का ही फ़र्क होता है, मगर आप उसको अब एक टॉपिक वो था मैट्रिमोनियल का, वो उन्हें उसे अलग रख देते हैं। अब इस पे आ जाते हैं सिविल पे। देखो, वैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत केयरफुल रहना होता है ड्राफ्टिंग में, चाहे वो आप कुछ भी बना रहे हो, मैट्रिमोनियल या फिर सिविल या कुछ भी। मगर मैं एम्फेसिस जरूर डालूंगा इस बात पे, जब आप सिविल की ड्राफ्टिंग करते हो ना, तो आपको 1000% केयरफुल रहना पड़ता है बाकी सभी ड्राफ्ट से। आप जब ड्राफ्ट करते हो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या फिर क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में कोई कुछ ड्राफ्ट करते हो, सिविल में आपको एक एक वर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हो, किस तरह लिख रहे हो, कितना लिख रहे हो, बहुत क्रूशियल है। तो आई वुड से सिविल ड्राफ्टिंग इज वे टू हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड ड्राफ्ट। इट मे नॉट सीम टू बी डिफिकल्ट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ग्राउंड्स तो आप वैसे जनरली लिखते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या नहीं लिखना, समझने वाली चीज़ है। तो बात करते हैं, चलो आगे। अब क्योंकि हम सिविल की बात कर रहे हैं, तो पहले जाने से पहले हम ये बात कर लेते हैं जुरिस्डिक्शन। सिविल का जुरिस्डिक्शन सर क्या रहता है? सिविल का जुरिस्डिक्शन, सिविल केसेस का जुरिस्डिक्शन भी मोर और लेस वैसा ही रहता है, बट मैं थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताऊंगा एग्जाम्पल्स देके, कि जब हम सिविल सूट के रिकवरी की बात करते हैं या सिविल सूट की बात करते हैं, तो देखो 2 या 3 तरीके से आपका जुरिस्डिक्शन बनता है किसी भी कोर्ट का। फिलहाल क्योंकि हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप रहते हो मान लो द्वारका में, ठीक है, आपको एक बी पर्सन से रिकवरी करनी है फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज़, जो भी हमारा अमाउंट था इसमें 1,96,227। ये जनाब रहते हैं ईस्ट दिल्ली में, या यूँ कह लो ईस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली रहते हैं। ठीक है। साउथ दिल्ली का जुरिस्डिक्शन क्या पड़ता है? साकेत। कूल।
और मैं जहाँ रहता हूँ उसका जुरिस्डिक्शन क्या पड़ता है, द्वारका। अब मैं सर सूट कहाँ डालूंगा रिकवरी का, तो देखो आपको ये ध्यान रखना है, रिकवरी के जो सूट्स हैं यूजुअली जो जाते हैं वो डिफेंडेंट के एड्रेस से जाते हैं। यानी डिफेंडेंट अगर साउथ दिल्ली में रह रहा है, उसका एड्रेस वहाँ का है, उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ फॉल करेगा, वो फॉल करेगा साकेत कोर्ट में, पहली चीज। दूसरी सर कॉज ऑफ एक्शन। अब सर कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, देखो कॉज ऑफ एक्शन होता है मैं इसको शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो चेन ऑफ इवेंट्स, कब और कहाँ हुए। समझे नहीं समझे, ठीक है। मान लो ए ने बी, ए वही सेम एग्जांपल, ए को बी से पैसे लेने हैं जो साउथ दिल्ली में रहता है, लेकिन बी ना एक बारी मेरे घर या मेरे ऑफिस आया था द्वारका में, मुझे कुछ पार्ट पेमेंट करने, कैश देने, तो वो क्या हो गया, एक कॉज ऑफ एक्शन हो गया कि साउथ दिल्ली से वो मेरे यहाँ आया था, उसने मुझे कैश यहाँ पे दिया था। देखो प्रूफ होना और नो होना अगेन बहुत सारी बहुत अलग चीज़ें हैं, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सब ट्रायल की बातें होती हैं। लेकिन जब ये कुछ लूपहोल्स मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इवन इफ देयर इज नो साइन ऑफ हिम कमिंग टू योर प्लेस एट योर ऑफिस फॉर कैश, लेकिन आप अपनी प्लीडिंग्स में अगर इतनी सी बात अगर आप डाल देते हो तो आप जुरिस्डिक्शन आपने चेंज कर दिया। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ये बुकिश में आप क्या जाओगे कि भैया कॉज ऑफ एक्शन और डिफेंडेंट का एड्रेस, तो आप बहुत सीधे सीधे अगर आप चलोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो अच्छा वहाँ पे उसने कैश दिया था, वहाँ अच्छा था, कॉज ऑफ एक्शन भी वहीं का बन रहा है और जो है डिफेंडेंट भी वहीं रहता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये एक लूप होल्स हैं जो लोग करते हैं और ये होता है। इसको मैं आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा, बट एक प्रैक्टिस, क्योंकि हम सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताना ज़रूरी है कि कोर्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि थ्योरी और अगेन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने कॉज ऑफ एक्शन है नहीं, लेकिन आपने द्वारका का दिखा दिया कि ये बोल के कि वो द्वारका आया था, कुछ पैसे उसने दिए थे, एडमिट किया था, आपने कॉज ऑफ एक्शन दिखा दिया द्वारका का। अब आप द्वारका केस डाल सकते हो, आपने जुरिस्डिक्शन चेंज कर दी। अब आप पूछोगे सर द्वारका क्यों डालूं फिर मैं साकेत ही क्यों नहीं डाल रहा है। देखो कभी कभी ना कन्वीनियंस की बात होती है, साकेत देखो द्वारका से बहुत दूर है, पर आप द्वारका के केसेस आराम से कर सकते हो, तो आपने द्वारका का बना के उसे द्वारका में डाल दिया, सिंपल। वरना जुरिस्डिक्शन चेंज करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, आप साकेत भी जा सकते हो। अगर आप साकेत जा सकते हो तो आप साकेत डालो, वहां आपको कम प्रॉब्लम आएगी कॉज ऑफ एक्शन दिखाने में और जुरिस्डिक्शन दिखाने में, वहां जल्दी आपका केस एक्सेप्ट होगा। यहाँ हो सकता है थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़े, थोड़ा समझाना पड़े जैसा आपको, या कुछ करना पड़े, ठीक है। आगे चलते हैं, ड्राफ्ट पे आ जाते हैं। जुरिस्डिक्शन आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया फिर से तो उसको एक बार आप एक्ट को पढ़ लेना अच्छे से, आई होप उससे बेटर समझ आ जाएगा। क्योंकि खुद से जब हम पढ़ते हैं टीचर के समझाने के बाद या बताने के बाद भी हम जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ में आती है, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या था, इस केस में डिफेंडेंट अगेन मैंने बताया जैसे वो एग्जांपल दिया था, इस केस में साउथ दिल्ली ही वो रहता है, तो कहाँ का बनाया हमने, साउथ डिस्ट्रिक्ट साकेत कोर्ट का बनाया। हमारी पार्टी है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंसर्ट टेक्सटाइल्स को, CIF लगाया हमने सेम तरीके से, इसको तो मतलब लगाना ही लगाना है किसी केस में, ये तो आप इसको डालना ही डालना है, ठीक है। अब इसमें नोटिस करने वाली सिर्फ चीज इतनी है, देखो सेक्शन भी आप डालोगे, रिकवरी का जो भी सेक्शन होगा वो डालोगे, रिकवरी अमाउंट डालोगे, वैल्यूएशन ऑफ सूट। अब पुराने मैट्रिमोनियल केसेस में आप देखोगे तो हमने वैल्यूएशन ऑफ सूट नहीं डाला था, लेकिन सिविल केस की जब बात आती है तो वैल्यूएशन ऑफ सूट बनता है, वैल्यू बनती है सूट की। तो क्योंकि इसमें देखो अमाउंट आप देख रहे हो 1,96,000 है, इसका सूट वैल्यू बना, जो कोर्ट फीस हमने लगाई वो लगाई 4,300। अब आप सोचोगे कि सर इसको कोर्ट फीस को कैसे असरटेन करेंगे। मान लो 1 लाख रुपए का अमाउंट है, 1 लाख रुपीज अमाउंट है रिकवरी का, तो मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा। देखो पहला तो जो कोर्ट डायरीज होती हैं, कोर्ट की डायरीज होती हैं एक, जो जनरली हर स्टेशनरी पे मिलती हैं कोर्ट डायरी, उसके स्टार्टिंग में ना स्टेट वाइज लिखा होता है कि इतना अमाउंट है तो इतनी कोर्ट फीस जाएगी, इतना अमाउंट है तो इसका इतना परसेंटेज का कोर्ट फीस जाएगा। आपको दिमाग नहीं लड़ाना ज़्यादा, उसको देखो, अपना अमाउंट देखो, उसको देखो, उसके हिसाब से कोर्ट फीस ले लो। कोर्ट फीस क्या होती है, कैसे लेते हैं, क्या बनता है, वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें
4300। अब दूसरा तरीका क्या है, वो इजी तरीका है कि आप कोड, कुछ वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे डालोगे कोड फीस कैलकुलेटर करके, अगर आप डालोगे तो वो वेबसाइट आ जाएंगे, आप अपना अमाउंट डालोगे। आप इसको डाल के भी देखना चाहिए, जो अमाउंट है 1,96,227, इसको गूगल करना, उस पर कोड फीस कैलकुलेटर वो डालना, उसको खोलना, उसमें अमाउंट पूछेगा रिकवरी सूट का, आप वो डालना, आपका कैलकुलेटेड जो अमाउंट आएगा 4300 आएगा। 1-2 रुपये नीचे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक्स्ट्रा 1-2 रुपये एक्स्ट्रा, 5 रुपये एक्स्ट्रा डाल देते हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि अगर कोर्ट फीस भी आपकी पूरी नहीं होगी तो आप तो भी आपका केस एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं, डिफेंडेंट की सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है, सब कुछ आ गया। अगेन सेम, एडवोकेट की सारी डिटेल आ गई, सेम। अब देखो आप ये सोचोगे सर CIF था ये, तो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कैसे आ गया? देखो जब एक से ज्यादा पार्टीज होती है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा पार्टी इंफॉर्मेशन आ जाता है। ये कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है, इसे CIF ही है, ये उसका एक्सटेंडेड CIF फॉर्म है। तो एक्स्ट्रा पार्टी ऑब्वियसली, जब देखो एक से ज्यादा पार्टीज हैं तो स्पेस भी हमें उतना ही चाहिए, तो ये एक CIF फॉर्म हो गया, सिंगल पार्टीज अगर डिफेंडेंट होती हैं, और अगर एक से ज्यादा पार्टीज हैं, 2-3 पार्टीज हैं, तो एक एक्स्ट्रा पार्टी इंफॉर्मेशन आता है जिसमें दूसरी पार्टीज की डिटेल चली जाती है, बाकी 2 पार्टीज की डिटेल चली जाती है, ठीक है। देखो जैसे इसमें गई हुई है, इसमें 3-3 पार्टी की गई हुई है इनफैक्ट, ठीक है। तो ऐसे चलता है। अब देखो इसमें ना, इसमें आपको बहुत सारा डिटेल डालने की जरूरत नहीं, जैसे हमने इसमें डाला था। इसमें अगर, क्योंकि कई बार नहीं भी होती है पार्टीज, जैसे ये उसी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इनकी डिटेल्स नहीं है, कंपनी का एड्रेस ही है जो सेम है, तो हमने इसको डू करके लिख दिया शॉर्ट में, सेम, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे ये वीडियो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आती है चेकलिस्ट, ये भी एक तरह का फॉर्म है, इजीली अवेलेबल है CIF की तरह, जाओ उठाओ भरो, जो पूछा है वो भर दो। देखो वैल्यूएशन ऑफ सूट सेम, जो हमारा रिकवरी अमाउंट है वो, नेम एड्रेस ऑफ द एडवोकेट, कुछ नहीं क्या करना है इसमें, आपको पता ही है। नेचर ऑफ सूट रिकवरी सिविल, एज ऑफ पार्टीज मालूम है आपको, पार्टीज का नाम मालूम है आपको, केविएट इसको नहीं समझते हैं, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, ये हाई कोर्ट का सिस्टम है, इसको मत दिमाग लड़ाओ, नील कर दो। वेदर एनी इयरमार्क्ड ऑफ द कोर्ट, सिविल जज हैं, ठीक है। कोर्ट फीस अफिक्स, जो हमने कोर्ट फीस देखा तो वैल्यूएशन हमारी ये है, ठीक है, कोर्ट फीस हमने लगाई ये 4300, ये डाल दिया। कनेक्टेड केसेस, कोई केसेस नहीं है, जो है वो डाल दिया। अब आ जाओ सूट पे, ठीक है। चेकलिस्ट हो, सॉरी CIF हो गया, चेकलिस्ट हो गई। अब आ गए हम अपने सूट पे। अब देखो ये सिविल रिकवरी सूट है, तो ये सिविल जज पे जाएगा, जाहिर सी बात है। मैट प्रिंसिपल जज उस पर फैमिली कोर्ट में नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज पे नहीं जाएगा, सिविल जज के पास जाएगा, तो बेसिक सिविल जज। अब देखो इसका ना समझना इसको थोड़ा अच्छे से, क्योंकि सिविल की जब बात आती है तो आपको मैंने फिर बताया कि बहुत क्रूशियल रहना पड़ता है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है जब आप इसकी ड्राफ्टिंग करते हो। तो देखो जैसे कंसेल हमारा एक कंपनी है, प्रोपराइटरशिप है ये, कंसल टेक्सटाइल हमने डाला, प्रोपराइटर कौन है, विजय कुमार थ्रू इट्स SPA। देखो इसको ना कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं मैं, समझा मैं दूंगा लेकिन कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, प्रोपराइटर विजय कुमार थ्रू इट्स SPA होल्डर ऋषभ अग्रवाल, तो इसको उतना डिटेल में अभी नहीं जाते, मैं वीडियो के एंड में थोड़ा सा समझा दूंगा ये क्या करा हुआ है। फिलहाल आप इतना समझो, कंसल टेक्सटाइल हमारा जो प्रोपराइटर है, जगह कंपनी का नाम है या शॉप का नाम है, प्रोपराइटर कौन है उसके, जो ओनर है वो विजय कुमार है मेन। तो हम अभी फिलहाल ऐसे ही लेके चलते हैं, सिंपल, कॉम्प्लिकेट नहीं करने की जगह, क्योंकि आपको अभी ज़्यादा समझ नहीं आएगा, इसको समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। प्लेंटिफ हो गए, प्लेंटिफ है ये। मेक मी ट्रेंडी, जिससे हमें रिकवरी लेनी है, हमने रिकवरी करनी है, ये दूसरी कंपनी है जिसको हमने गुड सप्लाई करे थे, ये डिफेंडेंट हो गए। अब देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये भी आपको कोई समझाएगा बताएगा नहीं, ये समय के साथ ही मालूम पड़ता है, हमें भी बहुत लेट पता था क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं था। तो जब आप ORS देखो ना किसी वीडियो के, तो ORS का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है अदर्स। अदर्स का मतलब क्या हुआ, जब एक से ज्यादा पार्टीज हैं, जैसे इसमें 3-4 हैं, तो मेक मी ट्रेंडी एंड अदर्स, एक से ज्यादा, यानी अब एक से ज्यादा कितनी, एक से ज्यादा मतलब का हो गया, एक से ज्यादा 2, 3, 4, तो अदर्स आ गया। अब सिर्फ 2 पार्टियां हैं अगर, यानी मेक मी ट्रेंडी और एक और पार्टी है,
सिर्फ, तो आ जाएगा ANR, अनदर। समझे? एक बार और समझाता हूँ अच्छे से। जब दो से ज्यादा पार्टी आ गई डिफेंडेंट में, जैसे मेक मी ट्रेंडी एक हो गई, ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको, देखो समझो अच्छे से। जैसे मेक मी ट्रेंडी, ये मेमो पार्टी से डिफेंडेंट का, मेक मी ट्रेंडी फर्स्ट पार्टी, दूसरी पार्टी रविंदर नाथ गुप्ता। तो अगर तो ये सिर्फ दो पार्टीज हैं तो आप क्या डालोगे, मेक मी ट्रेंडी इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर। और क्योंकि हमारे केस में 2-3 पार्टियां हैं, 4 हैं, जैसे रविंद्र कुमार नाथ, रामजी प्रसाद साउथ दिल्ली, सॉरी अंकुर गर्ग, तो मेक मी ट्रेंडी एंड अदर्स। बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत क्रूशियल चीज समझने वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अगर इंडिविजुअल पार्टीज होती, क्योंकि ये प्रोपराइटरशिप हैं और कंपनीज हैं, तो इंडिविजुअल पार्टी अगर होती तो हम क्या करते, दिस वर्सेस दिस कर देते, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में होता है। लेकिन क्योंकि प्रोपराइटरशिप है और दूसरी जो है ये प्रॉपर कंपनी है मेक मी ट्रेंडी, तो हमने इसके डायरेक्टर्स को भी पार्टी बनाया हुआ है। ये देखो, मेक मी ट्रेंडी कंपनी को पहले बनाया मेमो पार्टीज में, फिर रविंद्र नाथ जो भी डायरेक्टर्स हैं, 2-3 डायरेक्टर्स के लिए इनको पार्टीज बना दिया, और इनके जितने एड्रेस थे हमने वो लगा दिए, ठीक है। अगेन सेम चीज, प्लेंटिफ थ्रू एडवोकेट्स, इनको भी हम ही रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमने अपनी डिटेल ला दी। अब आगे चलते हैं। देखो ये आ गई कोर्ट फीस, ये होती है कोर्ट फीस प्रॉपर, जो प्रॉपर फॉर्म में लगती है सूट के वैल्यूएशन के हिसाब से, जो मैं अभी ऊपर बात कर रहा था। जैसे इसमें 1,96,000 का था, उसके हिसाब से 4,300 की कोर्ट फीस बनती थी, ये हमने लगाई। ये कोर्ट फीस बनती है, ट्रेजरी होती है हर कोर्ट में, हर कोर्ट में ट्रेजरी की एक विंडो होती है, वहां आप जाओगे, एक छोटा सा फॉर्म आपको देंगे, वहां पे आप डिटेल भरोगे, अपने पार्टीज का पेमेंट करोगे, वो आपको ये परफॉर्मा एक कोर्ट फीस फिजिकल फॉर्म में दे देंगे, उसको आपको अपने पिटीशन में लगाना है। किस तरह लगाना है, A4 साइज पेपर लेना है, डिटेल अपनी बनानी है, कोर्ट फीस लिखना है और उसको सिर्फ एक ग्लू से पेस्ट कर देना है, आपकी कोर्ट फीस अफिक्स हो गई। आगे चलते हैं। अब देखो ये आ गया सूट फॉर रिकवरी, सूट अंडर ऑर्डर 37 रूल 1 and 2। रिकवरी सेक्शन कुछ भी हो सकता है, आप सेक्शन नहीं भी डालोगे तो आप रिकवरी सूट लिख सकते हो, बेसिक नॉर्मल, मगर सेक्शन डाल दो, स्पेसिफिक कर दो तो ज्यादा अच्छा लगता है सूट, ठीक है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज दिस along with the future and pendentalized interest of rupees 24%। अब क्योंकि आप रिकवरी में जा रहे हो, देखो आपका पैसा किसी ने यूज करा है 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए, साल 2 साल से वो आपका रख के बैठा है, तो आप उससे इंटरेस्ट भी सीख करोगे, राइट। तो आप अपने हिसाब से, अगर देखो इनवॉइसेस में अगर आपके मेंशन अगर है कि इतना, अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो इतना इतना आपको देना पड़ेगा, तो आप वो डालोगे। नहीं मेंशन है तो आप बेसिक कुछ भी एक 18% लिख दोगे कि 18% लिखना होना। अब ऐसा भी नहीं है 50% आप लिख दो, तो RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है, वो देखने वाली चीजें हैं। अगर मेंशन है तो ठीक है 20, 24, 25, और ना बेसिक लेके चलो 18 या 20, 25, 20 जो भी 24, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम सूट की बात कर रहे हैं, तो देखो ये जो ड्राफ्ट है ना, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये लगा लो, थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी बहुत फैंसी यूज करी गई है। मैंने जैसे मैंने बताया था, हर किसी का बनाने का तरीका, हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग होती है। वैसे ही ये जिसने ड्राफ्ट करा है, जिसके थ्रू ड्राफ्ट हुआ है, केस हमारा ही है, लेकिन ड्राफ्ट जिसने किया था उसने थोड़ा सा फैंसी वर्ड यूज कर दिया, हैवी यूज कर दिया। तो वर्डिंग और वोकैबुलरी पे मत जाओ, समझने पे जाओ कि हमें लिखना क्या है और कितना लिखना है, ठीक है। तो that the plaintiff is a SPA holder of proprietorship firm Consult Textile at a registered office of this, है ना। यहां से समझो, ऊपर वाला पैरा छोड़ दो, मैं अभी समझाऊंगा उसको। देखो मैं बता देता हूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ। ये जो सूट हमने डाला है, जो प्रोपराइटर है, एक्चुअल ओनर जो है, कंसल्ट टेक्सटाइल्स के, वो कौन है, वो है विजय कुमार, ठीक है। विजय कुमार जो है वो ओनर है। विजय कुमार जी ने अथॉरिटी दी है थ्रू SPA। व्हाट इज SPA सर? SPA स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी एक ऐसी स्पेशल पावर विजय कुमार जी ने ऋषभ अग्रवाल को दी है कि मेरे बिहाफ पे
जो ये जो केस है वो ऋषभ अग्रवाल फाइल कर सकते हैं, मेरे बिहाफ पे डाल सकते हैं, मेरे बिहाफ पे लड़ सकते हैं, ठीक है। और ये एसपीए किसी की भी फेवर में हो सकती है। सर ये एसपीए क्यों करी है विजय कुमार ने? देखो कुछ भी वजह हो सकती है, उनकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं हो सकती, वो कोर्ट में उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो कोर्ट में आए या जाएं, तो वो ये एसपीए किसी को भी बना करके उसमें पार्टी या कंसर्न पार्टी वो बना के उसको अथॉरिटी दे सकती है। जैसे यूजुअली क्या होता है कंपनीज के केसेस में एआर होते हैं, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। ओनर तो नहीं जाएगा उठ के, एमडी तो नहीं जाएगा, सीईओ तो नहीं जाएगा केसेस लड़ने, अगर वो ही देखेगा तो कंपनी कब चलाएगा। तो उनके एआरस होते हैं कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के, जो ये सब देखते हैं, केस की अथॉरिटी उनके पास होती है, केस में फाइल करते हैं, उनके बिहाफ पे उनके साइन चलते हैं अथॉरिटी। तो इस तरह से होते हैं जो चलते हैं कंपनीज वगैरह। और इंडिविजुअल है तो वो अपने हिसाब से जाएगा, इसमें जैसे इंडिविजुअल है लेकिन उन्होंने अथॉरिटी दे दी, तो शायद अब ये समझ आ गया होगा कि क्यों ये सब लिखा हुआ है एसपीए वगैरह, ठीक है। तो पहले पैरा पे आ जाते हैं समझाने के लिए। कंसल्ट टेक्सटाइल एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ड्यूली प्रोवाइडेड अंडर द मेमो ऑफ द पार्टीज। The plaintiff is engaged in the business of procurement and distribution of an extensive array of export surplus fabrics and is a distinguished reputed entity within the fabric industry। देखो टेक्सटाइल का काम है, ठीक है। इसमें हमने हमारा इंट्रो डाल दिया कि कंसल्ट टेक्सटाइल, हमारे कंसल्ट टेक्सटाइल से हमारा एड्रेस लिखा हुआ है मेमो ऑफ पार्टीज में, हम जो है किस बिजनेस में काम करते हैं, टेक्सटाइल में काम करते हैं, फैब्रिक इंडस्ट्री है, ये सब लिख दिया। हमारा जीएसटी नंबर लिखा, जीएसटी रजिस्टर्ड है, पैन कार्ड है, एसपी है, ठीक है। बेसिकली आपको पहला पैरा में क्या लिखा आपने अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया कि मैं कंसल्ट टेक्सटाइल हूँ, मैं इस जगह पे काम कर मेरा इस बिजनेस में काम है और मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, कंपनी रजिस्ट्रेशन या फिर कुछ भी, आप उसको लगा दोगे। इसमें हमने क्या लगा हुआ है, हमने एसपीए लगाई हुई है, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगाया हुआ है और एसपीए लगाई हुई है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो उसमें मेंशन करा, ठीक है। आगे चलते हैं। That the defendant number 1 in the present suit is a company functioning under the name of Make Me Trendy Internet, duly registered under the Companies Act. This mentioned in the body. The defendant number is engaged business of, ठीक है। अब देखो पढ़ो इसको, इसमें भी वही लिखा है जैसे पहले पैरा में हमने अपने बारे में बताया, सेकंड पैरा में हम बताएंगे कि मेक मी ट्रेंडी कौन है, क्या है, प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी है, और कहाँ रजिस्टर्ड है, इसका एड्रेस कहाँ है, इसमें कितने डायरेक्टर हैं और इन्वॉल्व है। कितने डायरेक्टर हैं मतलब जिसको आपने पार्टी बनाया है वो। इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ अपैरल रिटेल, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज आर दिस, जो हमने मेमो में लिखा, ठीक है। डिफेंडेंट नंबर 2, 3 एंड 4 आर कलेक्टिवली लाइबल फॉर द अफेयर एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सेट कंसर्न। मास्टर डेटा ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर डिटेल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट इज हियर। अगर कोई कंपनी है तो आप कंपनी को पार्टी बनाओगे, उसके डायरेक्टर्स को पार्टी बनाओगे। डायरेक्टर्स को भी कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सबको बनाना है, 2-3 डायरेक्टर्स लो और उनको पार्टी बनाओ, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है मास्टर डेटा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से मिल जाता है। डायरेक्टर्स की डिटेल, कंपनी की डिटेल, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ये सब अभी आपको आगे बता दिया जाएगा या आपको सिखा दिया जाएगा कि किस तरह से ये सब होता है, हम ट्राई करेंगे। ऑल्दो दीज आर बेसिक वीडियोस, इसको तो आप वीडियो यूट्यूब पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर कंपनीज ना होती, इंडिविजुअल होते, तो ये सब की जरूरत नहीं थी, बहुत बेसिक ड्राफ्ट बनता, बेसिक जाता तो। लेकिन मैं आपको अगेन बता रहा हूँ क्योंकि हम बेसिक ड्राफ्ट्स कर चुके हैं, वहां से आ चुके हैं मैट्रिमोनियल में, तो थोड़ा सा एक लेवल अप करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसा ड्राफ्ट लिया है कि आपको मैं दिखाऊं कि जितना आप समझ रहे हो ड्राफ्टिंग ईजी है, उतनी ईजी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, आप बहुत छोटी छोटी चीजों में अटक जाओगे जब आप सिविल ड्राफ्ट करोगे, कुछ भी ड्राफ्ट करने बैठोगे, ठीक है। पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन आफ्टर द क्लास, ताकि आपको समझ आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो अब देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम डालते हैं या फिर डालनी जरूरी होती है कि हमें क्लाइंट ने कब अप्रोच करा, कैसे अप्रोच करा, हमने उसे गुड्स भेजे, कैसे भेजे, कितने भेजे, कितना अमाउंट ड्यू है, हमने इनवॉइस रेज करा, हमने ईवे बिल रेज करा। ईवे बिल होता है जब आप किसी को सामान भेजते हो मोर देन 50,000 या लाख, तो एक ईवे बिल जनरेट होता है, वो इनवॉइस, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल,
जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप सब लगाओगे दिखाने के लिए कि जी मेरी तरफ से तो सारा हुआ था, इन्होंने मेरी पेमेंट रोक रखी है अगेंस्ट दिस बिल, या फिर मैंने जो इनको लोन दिया था या फिर मैंने इनको उधार दिया था, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, क्योंकि रिकवरी में जा रहे हैं, रिकवरी कुड बी ऑफ एनीथिंग, उधार की भी हो सकती है, ठीक है। That due to the goodwill and reputation of the plaintiff in the fabric industry, they entail a good name, network and conduct business with various companies in property। हम अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि हमारी कंपनी ऐसी है और हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ये जनरल पैराज हैं, यूजुअली जब डाली देते हैं। Based on the repute and name, the defendants approached the plaintiff to supply the poly fabric. It is pertinent to say that from the very commencement, the defendant portrayed themselves to be a promising professional who अबाइड बाय ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। आप समझ रहे हो, इसमें कुछ मैंने अलग नहीं लिखा, इसमें कोई मैंने लॉ नहीं लिखा, इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा जिसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की आपको जरूरत है। बस इतना लिखा है कि भाई प्लेंटिफ, हमारे काम बहुत अच्छा चल रहा है, प्लेंटिफ हैं हम, हमारा काम ऐसा है, और हमारे पास डिफेंडेंट ने हमें अप्रोच करा और हमें अश्योर करा कि हम बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और अपने आप और हमें आपसे सामान चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें भी देखो बहुत जनरल चीजें ही लिखी हुई हैं कि बेस्ड ऑन द अश्योरेंसेस गिवन अबव बाय द डिफेंडेंट, उन्होंने हमसे पॉली फैब्रिक्स मांगे और हमने म्यूचुअली डिसाइड करा और हमने ऑर्डर्स इशू कर दिए, ठीक है, थ्रू प्लेंटिफ। और हमने बोला कि हाँ जो ऑर्डर्स हैं आपके टाइम पे डिलीवर हो जाएंगे। देखो द इनवॉइस अमाउंट वाज टू बी पेड बाय द डिफेंडेंट विद इन 25 डेज। अब देखो ये जो 25 डेज है ना, या तो ये वर्बली भी हो सकता है डिसाइड, या फिर ये आप इनवॉइस जो रेज कर रहे हो ना उसमें भी आप लिख सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जो पार्टी है आपकी वो लिखती, इनवॉइसेस में कभी कभार लिखा होता है कि विद इन दिस मंथ, विद इन दिस ईयर आपको ये पेमेंट करना है, या विद इन हाउ मेनी डेज ये आपको पेमेंट करनी है, और फेलियर टू डू सो। और ये भी चीज़ होती है कि इनवॉइस में ये भी लिखा होता है, नहीं लिखा हो तो आप बोल देते हो या कुछ कर लेते हो टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें लिख देते हो कि भाई अगर इतने दिन में पेमेंट नहीं आती तो आपके ऊपर इतना इतना % का जो है ब्याज लगेगा या इंटरेस्ट लगेगा। लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो एक जनरल इंटरेस्ट आप लगा देते हो कि भैया 18%, 12%, जो भी उस हिसाब से आप अमाउंट, ठीक है। शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट। इसमें सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि भैया कि ऑर्डर दे दिया और अगर आपने 25 दिन में पेमेंट नहीं करी तो आप यू विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द इनवॉइस अमाउंट, ठीक है। इनवॉइस की डिटेल डाल दी, ये इनवॉइस, ठीक। अब देखो ये नीचे आओ, द प्लेंटिफ इशूड वेरियस इनवॉइसेस अगेंस्ट सेवरल ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट व्हिच हैव बीन समरीली प्रोवाइडेड हियरिन। अब हमने इनवॉइसेस की डिटेल डाल दी, इनवॉइस नंबर डाल दिया, जो हमने इनवॉइस रेज किया था वो डाल दिया, डेट डाल दी इनवॉइस की और अमाउंट डाल दिया। इसको एक ग्रिड बना के, ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी, आपके हाथ में होंगी, आपके क्लाइंट ने दे रखी होंगी आपको, ठीक है। It is pertinent to state that all the invoices contained in the terms and conditions for the enforcing the business relation between the plaintiff and defendant, the defendant invoices have been annexed। इनवॉइसेस हमने लगा दिए, इनवॉइसेस की डिटेल डाल दी, हमने पीछे इनवॉइसेस लगा दी, मैं सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। अब देखो, it is pertinent to state that despite the understanding and was mutually agreed to the parties and plaintiff duly observing of obligation, defendant had casual approach toward the said business relation as they used to delay payment। अब ये क्या लिख रहे हैं हम कि भाई क्योंकि हमारी पेमेंट तो आई नहीं है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि इतने एश्योरेंसेस देने के बाद भी, इतने प्रोमिस के बाद भी, इनवॉइस रेज करने के बाद भी, ऑर्डर डिलीवर करने के बाद भी हमारी पेमेंट नहीं दी जा रही है, हमें झूठ बोला जा रहा है, हमें फॉल्स एश्योरेंसेस दिए जा रहे हैं, हम नहीं, कुछ नहीं हो रहा है बेसिकली। ये जनरल पैरा आ गया आपका, जिसमें आप यही बोल रहे हो बस कि भैया हमने बहुत ट्राई करा लेकिन हमारी पेमेंट हमें नहीं दी जा रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। दैट, अब ये पैरा हो, दैट आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड रिमाइंडर द डिफेंडेंट मेड पार्शियल पेमेंट। अब देखो, चाहते तो हम इनवॉइस तो हमने सारे डाले जो जनरेट करे थे, जरूरी भी है डालना क्योंकि वो एक साथ हुए थे, हमारा बिजनेस रिलेशन दिखाना जरूरी है, कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो अब जो इनवॉइसेस हमने रेज करे थे उसमें से कुछ इनवॉइसेस की पेमेंट आ गई, तो हमने वो पार्ट पेमेंट भी डाली, दिखाई कि ये जो है जो पार्ट पेमेंट्स हैं, देखो डिफेंडेंट हैड मेड पार्शियल पेमेंट्स ऑन दिस डेट एंड दिस डेट इन सेपरेट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹40,000, 40,000, 35,000।
रिस्पेक्टिवली अगेंस्ट द अफोरसेड इनवॉइस टोटलिंग टू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,15,000। ठीक है, द पार्शियल पेमेंट कनोट्स दैट बोथ द पार्टीज वर कंप्लाइंग विद द टर्म्स। देखो अब ये इंटेंशन दिखा रहा है, ये पैरा अगर है तो डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपने जो इनवॉइसेस रेज करे थे उसके अगेंस्ट में पेमेंट भी आई है। ऐसा नहीं है पेमेंट नहीं आई है, लेकिन जो बात की पेमेंट है वो हमारी पेमेंट रोक दी है। एज प्रूफ ये देखो ये रहा, जिसमें हमने अपना लेजर अकाउंट भी लगाया हुआ है, कंपनी का स्टेटमेंट भी लगाया हुआ है कि पेमेंट जिसमें रिफ्लेक्ट हो रही है कि पेमेंट हमारे पास आई है, वो डाल दिया। बेसिकली आपको छुपाना कुछ नहीं है, आपने सब डालना है और एक तरीके से डालना है कि जो आपके अगेंस्ट बिना कुछ चला जाए। ठीक है, लैंग्वेज अगेन मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज अगर आपकी बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया, अगर आपकी अच्छी भी नहीं है तो जरूरी नहीं है आपको बहुत कॉम्प्लिकेट करनी है चीजें, बहुत हैवी वोकैबुलरी डाल के या गूगल सर्च करके, या बहुत अगर नॉर्मल है, अंडरस्टैंडिंग सच को समझ आ रही है, पार्टी को समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है, इनफ। ठीक है, आगे चलते हैं। ओवर टाइम द ट्रू इंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट बिगिन टू एमर्ज एज दे परसिस्टेंटली डिलेड एक्सटेंडेड द पेमेंट टाइमलाइन फॉर इनवॉइसेस। दिस प्रोलॉन्ग डिले एडवर्सली इंपैक्टेड प्लेंटिफ बिजनेस, इट बिकेम अपैरेंट। ठीक है, अगेन जनरल पैरा इतना ही बोल रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत ट्राई करा लेकिन पेमेंट नहीं आ रही है, वो नहीं दे रहे हैं, फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, एड्रेस पे नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरल जनरल पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ड्राफ्ट मिलेगा पढ़ना। That the plaintiff through various correspondence approached the defendant to make outstanding। देखो हम अपने एफर्ट्स दिखा रहे हैं कि हमने बहुत ट्राई करा, बहुत अप्रोच करा, वन वे और द अदर थ्रू मेनी मीन्स एंड मोड्स, लेकिन नहीं, वो बंदा नहीं जो है सामने वाली पार्टी हमारे पे पेमेंट दे रही है। कीप मेकिंग अनजस्टिफाइड एक्सक्यूजेस टू इवेड पेमेंट ऑफ सच अमाउंट। नहीं मिल रही तभी तो रिकवरी में आ रहे हैं, नहीं दे रहा भाई, नहीं देने, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं दे रहा। तो आगे चलते हैं। The plaintiff visited the defendant office। ठीक है, देखो अब ये चीज़ है, देखो अब ये चीज़ आप सोचो कि सर कोर्ट में अगर हम डाल रहे हैं तो the plaintiff visited the defendant, even if we have not visited, इसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये विदाउट प्रेजुडिस लोग लिख देते हैं यही दिखाने के लिए भैया हमने तो बहुत ट्राई करा, गए भी, मिले भी, नहीं भी मिले तो हमने बहुत कॉल मैसेज जगह पे जा के दे। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको डालने में भी कुछ नहीं जा रहा, लेकिन लोग डाल देते हैं, हुआ है तो भी, नहीं हुआ तो भी। ऑफिस टू रिक्वेस्ट द आउटस्टैंडिंग पेमेंट, हाउएवर द डिफेंडेंट रिफ्यूज्ड टू मीट हिम, इवन इन्फॉर्म्ड हिम that they are not going to make the outstanding payment. It is pertinent to state that this came as a shock to the plaintiff. General paras वही चलता आ रहा है, do not hold any intent to comply with the obligation. Further, it is significant here to note that the outright refusal to defendant to remit the payment proves the existence of such an obligation, and their approach blatantly reeks of breaching the contractual। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो देखो इतना हैवी वर्ड देख रहे हो, ऑब्लिगेशन एंड देयर अप्रोच ब्लेटेंटली रीक्स ऑफ ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल। आप इससे कंफ्यूज मत होना, मत होना, मत होना प्लीज, जरूरी नहीं है इतने हैवी वर्ड्स डालने हैं। मैंने बताया फिर से मैं बता रहा हूँ रिपीटेडली कि हैवी वर्ड्स, हैवी वोकैबुलरीज की कोई ज़रूरत नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भी बहुत बढ़िया बात है। आपका केस बन जाएगा, डल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग जज को उससे भी उतनी ही होगी अगर बहुत नॉर्मल वर्ड्स भी यूज़ करोगे, मगर अगेन हर किसी का अपना तरीका होता है। 11th para, that aggrieved after the aforementioned incident, the plaintiff was left with no alternative, owing to which he issued legal notice। Civil cases में usually it is not a law, it has nowhere written कि आप सिविल केसेस में लीगल नोटिस डालना मैंडेटरी है, ओके, एक्सेप्ट 138 के केसेस में जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं, एज प्रोविजन एज अ मैंडेट। लेकिन हम लीगल नोटिस डाल देते हैं, कोशिश ये करते हैं कि लीगल, क्या पता शायद लीगल नोटिस सर्व करने से हमारी पेमेंट आ जाए या पार्टी टेबल पे आ जाए और उसे ये एश्योरेंस हो जाए कि अगर हमने पेमेंट नहीं करी तो भाई सामने वाली पार्टी है जो वो कोर्ट में चली जाएगी, कोर्ट में प्रोसीड कर देगी। अंडरस्टूड? तो हमने क्या करा, हमने जो लीगल नोटिस डाला था उसकी डिटेल डाल दी कि इस तारीख को हमने लीगल नोटिस भेजा था और हमने ये लीगल नोटिस हमने अपने प्रिंट में लगा दिया है एज एनेक्जर 6। अब क्या लिख रहे हैं, डिस्पाइट अबव लीगल नोटिस, हमें पेमेंट आई नहीं, हमने लीगल नोटिस भी इशू कर दिया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई आउटकम नहीं निकला,
इस पैरा में सिर्फ वही है। आगे चलते हैं, आगे हम उसकी इंटेंशन दिखा रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी have not submitted any response whatsoever to the legal said notice. Herein remitted the pending amount. The defendant malified intention. Defendant's malified actions in the consolation amount to breach of the contract trust deed thereby causing wrongful loss to the plaintiff. मुझे लॉस कर रहा है, ठीक है, ये समझो, बहुत बेसिक चीजें। अब देखो, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पैरा जब सिविल की बात आती है, कॉज ऑफ एक्शन, जो मैंने बताया था। Cause of action reflects your limitation and somehow the place where you are filing your case. ठीक है, देखो, the cause of action for filing the present suit arose when the defendant issued their first order to the plaintiff for supply of polyfabric. अब ये पैरा इसी तरह चलता है। The cause of action further arose on 26/5/3/6/7/6/11/6 when the plaintiff raised invoices. हर चीज को उसे इलेबोरेट करके लिखना है कि कब 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 जो हुआ वो था कॉज ऑफ एक्शन हमारा। अगेंस्ट द ऑर्डर बाय द डिफेंडर, कॉज ऑफ एक्शन फर्दर अरोज 36/15/7/17/4 when the defendant made partial payment, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन फर्दर अरोज ऑन मल्टीपल ओकेजन when the plaintiff requested the defendant to remit the payment pending payment. The cause of action further arose when the plaintiff visited the defendant office. The cause of action further arose on 3 when the legal issued was issued. The cause of action still subsisting. अब देखो, ये हो गया, हमने लिख दिया सारा कॉज ऑफ एक्शन, कब कब कैसे कैसे क्या हुआ वो सब हमने कॉज ऑफ एक्शन में डाल दिया। अब कॉज ऑफ एक्शन जो है वो स्टिल सबसिस्ट करता है क्योंकि हमारी पेमेंट नहीं आई है। कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल सबसिस्टिंग, रिकरिंग इन नेचर एंड शैल कंटिन्यू टिल द डिपेंडेंट मेक द पेमेंट ऑफ द एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल। और हमारा कॉज ऑफ एक्शन अभी भी चल रहा है क्योंकि हमारे पास अभी तक पेमेंट नहीं आई है। ओके, अंडरस्टूड। अगला, that this honorable court has got territorial jurisdiction as well as pecuniary jurisdiction to entertain and try the present suit in as much as the plaintiff carries out its business within the territorial jurisdiction of the court. अब देखो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक अलग चीज है और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी एक अलग चीज है। अब इसको मैं समझाऊं कैसे, तो समझने के लिए टेरिटोरियल मैंने आपको बताया, अगर पार्टी डिफेंडेंट जो है साउथ में रहता है तो साउथ साकेत चला गया, डिफेंडेंट जो है द्वारका की तरफ रहता है, वेस्ट दिल्ली में कहीं रहता है तो द्वारका चले गए, सॉरी वेस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली रहता है तो गड़कड़डूमा चले गए। ये तो बहुत अंडरस्टैंडेबल होगा, अंडरस्टूड कर गए होगे। अब आ गए पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। देखो, आपके रिकवरी अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि आप वो केस रिकवरी का आप कहाँ डालोगे। if it is making any sense। तो देखो, जब अमाउंट छोटा है, 3 लाख तक है या 4 लाख तक है, 3 लाख तक है, आई बिलीव एज फार एज आई रिमेम्बर करेक्टली, अगर 3 लाख तक है वो सिविल जज के पास जाएगा, जैसे ये हमारा केस है, ठीक है। 3 लाख से 50 लाख तक है तो वो सीनियर सिविल जज के पास जाएगा, ठीक है। और अगर उससे ऊपर है तो वो सीधा हाई कोर्ट जाएगा। अभी हालांकि इनमें चेंजेस आ गए हैं, रिसेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे या आ भी गए होंगे प्रोबेबली, तो वो आप एक बार ये अपने हिसाब से अपना बेयर एक्ट पढ़ना, देखना, समझना, उसे बोलते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अमाउंट के हिसाब से, ठीक है। उस हिसाब से हम उस कोर्ट को अप्रोच करते हैं। छोटे अमाउंट्स के लिए सिविल कोर्ट, अदरवाइज सीनियर सिविल, उसके बाद हाई कोर्ट। बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है तो इसीलिए पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ये बना, सिविल जज। आगे आ जाओ, द प्रेजेंट सूट हैज बीन वैल्यूड ऑफ दिस, ठीक है, वैल्यू के बारे में लिख दिया। अब हमें कोर्ट फीस के बारे में लिखता है कि इस कोर्ट फीस के हिसाब से इतना हमारा कोर्ट फीस बनता था, दैट हैज ऑलरेडी बीन अफिक्स्ड विद द प्रेजेंट पिटिशन। जो आपने ऊपर देखा हमने डाल दिया था, कोर्ट एज पर द अमेंडेड कोर्ट फीस एक्ट हैज ऑल्सो बीन अफिक्स्ड, ठीक है, that no other remedy which is outside purview of the court has been claimed. जनरल पैरा लिमिटेशन। हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने और ध्यान में रखने वाली, कि जो लिमिटेशन पीरियड होता है सिविल केसेस में वो होता है 3 साल का। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 2024 में आपने किसी को पैसे दिए 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 जनवरी 2024।
अब आपके पास रिकवरी सूट फाइल करने का जो लिमिटेशन है वो है 3 साल का, यानी 24, 25, 26, यानी कि 24 पूरा, 25 पूरा, 26 पूरा और जनवरी 27 तक आप 3 साल के अंदर अंदर रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। अब 3 साल के बाद क्या होगा सर? 3 साल के बाद आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है। सर ऐसा क्यों कि 3 साल है? क्रिमिनल में देखो 12 साल तक होता है, सिविल में 3 साल के। देखो 3 साल इसलिए है क्योंकि कोर्ट ये एज्यूम करता है कि अगर आप अपने खुद के राइट के लिए ही अवेयर नहीं हो फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, आप खुद ही सीरियस नहीं हो, तो व्हाई वुड कोर्ट बी सीरियस फॉर योर केस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सिविल केसेस। तो वो नेग्लिजेंस आपको भारी पड़ जाता है कि जब आप अपने केस के लिए सीरियस नहीं हो तो कोई और, फिर हम कोर्ट क्यों सीरियस होंगे, आप खुद ही नहीं लड़ना चाहते केस। ये एक प्रिजम्पशन रहती है। बट ऐसा भी नहीं है कि 3 साल हो गए और आप केस बिल्कुल ही नहीं, मतलब एलिजिबल नहीं हो, डाल ही नहीं सकते। एज लॉ में, कोर्ट में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब सर अब क्या होगा, जैसे आपने 3 साल हो गया, 3 साल 1 महीना हो गया मान लो, आप क्या करोगे? सिविल सूट डालोगे सब कुछ कंप्लाई करते हुए, उसमें लगाओगे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन। अब सर ये क्या है? जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था मैट्रिमोनियल में, अगर आपको याद हो, म्यूचुअल में वेव ऑफ की एप्लीकेशन बताई थी मैंने सेक्शन 14 में, इफ आई एम राइट, कि जो 6 महीने का पीरियड होता है म्यूचुअल डिवोर्स है, वो वेव ऑफ हो जाता है। ठीक वैसे ही कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगती है सिविल सूट्स में, उसको फाइल करने के लिए। तो आप क्या करोगे? जैसे ही 3 साल हुए आपको, 1 जनवरी 2027 में 3 साल हो गए, 30 दिन आप ऊपर हो गए, आपने केस नहीं डाला, 30 दिन बाद जा रहे हो, तो आप कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन सूट के साथ लगाओगे कि 30 days have already lapsed, and as per the limitation I am filing this present petition and because of this ground। आपको कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगानी है ये बताते हुए कि 30 दिन में लेट क्यों हुआ। आपको बहुत स्ट्रांग और वैलिड रीजन देना है उस चीज का, क्योंकि अगर कोर्ट ने वो एक्सेप्ट नहीं करा, कोर्ट को वो ठीक नहीं लगा आउट ऑफ आपकी लिमिटेशन के बाद, तो वो आपका केस जो है वो डिसमिस भी हो सकता है, वो एंटरटेन ही नहीं होगा। ट्रायल की बात जब आएगी वो भी मैं बताऊंगा ट्रायल में क्या होता है, सिविल में और कैसे होता है। लेकिन अगर आप लिमिटेशन में ही नहीं हो तो पहले आप अपने एंड पे ही गलत हो। आपका केस एक्सेप्ट कराना और उसे चलाना खतरा है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, टफ है उसे अलाउ करवाना, उसे चलाना। ठीक है, आगे चलते हैं। हेलो यार, मैं रोहिणी ही था आज, लेकिन मैं निकल गया वहां से। मुझे डिटेल्स भेज, मैं पता करवाता हूँ किसी से। ठीक है, ठीक है। तो लिमिटेशन में होंगे तो ही हो पाएगा, वरना तो आपको टफ हो जाएगा। आगे चलते हैं। आप देखो प्रेयर पे आ जाओ। अब ना प्रेयर में भी आपको बहुत, मैंने पहले भी बताया था पुरानी वीडियोस में, प्रेयर में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप वो सब मांग लो जो आप चाहते हो। अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो वो आप मांग भी नहीं सकते फिर बाद में। ठीक है, ये बहुत बहुत क्रूशियल चीज है। जैसे पास अ डिग्री फॉर अ सम ऑफ रुपीज दिस अमाउंट, जो हम चाहे मांग ही रहे हैं, हमारा रिकवरी अवॉर्ड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 24% टिल द डेट इट इज रियलाइज। 24% जब से हमारा अमाउंट गया हुआ है, आया नहीं है, जब तक हमें मिल नहीं जाता। अवॉर्ड कॉस्ट ऑफ सूट, कॉस्ट के लिए डाल देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट देगा, वरना इट इज देयर ओन डिस्क्रिप्शन। आगे गए, सूट हो गया। एफिडेविट बेसिक वैसे ही जैसे जाता है, एक एफिडेविट लग जाएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेन सेम जैसे हम पहले चलते आ रहे हैं, अब बिल्कुल सब चीजें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चला जाएगा। देखो ऊपर हमने लिखा हुआ है कॉपी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हमने एनेक्चर बना दिया। मेटा डेटा ऊपर बना हुआ है एनेक्चर,
इनवॉइस की डेट्स, इनवॉइस, लेजर, कॉपी ऑफ लीगल नोटिस। ठीक है, इसको समझाने और समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगना, ये सब बेसिक है ये चीज़ें। ठीक है, आप देखो ये डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी लगा दो, एक तरीके से उसे पैरा में डाल दो, उसका एनेक्चर बना दो, उसे इंडेक्स में लगा दो। ठीक है, देखो ये हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, ये है SPA, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, इस पर कभी आगे बात करेंगे। ये जो मैंने बताया था कि जो प्रोपराइटर ने अपने मालिक ने, जैसे मैं अगर ओनर हूँ तो मैंने अपने ब्रदर को या किसी और को एक अथॉरिटी दे दी कि तो मेरे बिहाफ पे ये केस लड़ सकता है, साइन कर सकता है और इसको फाइट कर सकता है, तो ये एक वो डॉक्यूमेंट है SPA। हाँ लव, ठीक है ठीक है। समझ आ गया इतना? ये मेक मी ट्रेंडी की डिटेल्स है, उनका अगर मेटा डेटा है, उनकी डिटेल्स हैं, कुछ भी, ये इनवॉइसेस हैं जिसके बिहाफ पे हम क्लेम कर रहे हैं अपना रिकवरी अमाउंट। हमें ऑर्डर्स दिए थे, उसने ऑर्डर दिए थे, हमने गुड सप्लाई करा था। ठीक है, ये लेजर है कंपनी का, मेक मी ट्रेंडी का जो होता है क्लाइंट्स के पास। ये लीगल नोटिस है, जो लीगल नोटिस भेजा गया था क्लाइंट के थ्रू या उनके एडवोकेट के थ्रू या हमारे थ्रू, कुड बी, ठीक है, एनीथिंग। ये हो गया आपका रिकवरी सूट रेडी। देखो देखो ये जो है ये एक चीज़ और, ये आपकी पोस्टल रिसीट्स हैं जो आप लीगल नोटिस भेजते हो, आप दिखा देते हो कि जो हमने भेजा था और ये डिलीवर भी हुआ था। ये आ गया आपका लास्ट वकालतनामा। अब देखो आप ये मत सोचना कि वकालतनामा सर आपने पुरानी वीडियोस दिखाई उसमें अलग था इसमें अलग है। वकालतनामा आप खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हो। जैसे देखो ये सेल्फ ड्राफ्टेड है, इसमें हमने अपनी डिटेल्स खुद डाली हुई है, सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वही वाले होते हैं जो उस वकालतनामा में होते हैं, कुछ अलग नहीं, और साइन एडवोकेट्स के सब कुछ। और ये आपका हो गया रिकवरी सूट रेडी। मोटा मोटा मोर और लेस आपको समझ आ गया होगा। अगेन फिर से मैं बोलता हूँ, व्हेन इट कम्स टू सिविल केसेस, ड्राफ्टिंग को बहुत सहजता से समझ के बनाना होता है। ये ड्राफ्ट्स बहुत क्रूशियल हैं, फाइल्ड हैं, चल रहे हैं, इनको रेफर कर सकते हो, इनसे समझ सकते हो और सीख सकते हो। अगर आप नहीं भी कोर्ट जा पा रहे हो या अगर जा भी रहे हो और आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो ना तो यही सब चीज़ें होती हैं कि सर यहाँ पे, जैसे देखो बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं, वैल्यूएशन सूट। जब आप नए नए जाओगे ना, फाइल करोगे तो आप बोलोगे सर वैल्यूएशन ऑफ सूट क्या होता है। आप क्या करोगे, आप कॉल करोगे, आप कलीग को कॉल करोगे, आप जूनियर किसी सीनियर को कॉल करोगे। कभी कभी वो नहीं एंटरटेन करते, और मैं आपको बताऊँ जनरली नहीं भी कोई एंटरटेन करता है जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने ऑक्यूपाइड है, आपको बैठा के कोई नहीं सिखाने वाला। तो हमारा इन वीडियोज़ का, इन इस क्लासेस का यही पर्पज़ है कि आपको उन चीज़ों से फेमिलियर किया जाए जो या तो आप सीखना चाहते हो या एटलीस्ट फेमिलियर होना चाहते हो जब तक आपकी अपनी कुछ तैयारियां चल रही हैं या आप प्लान कर रहे हो लिटिगेशन में आने का। इवन इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको दिखाएंगे। और इन टर्म आई एम वेरी श्योर इंटर्नशिप के टाइम पर भी आपको ये सब सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो, आपको वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, आपको सिखाया कुछ नहीं जाता। इनिशियली हम भी वहीं थे, ऐसा ही होता है, बिठा के आपको कोई नहीं सिखाने वाला। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत, मुझे लगता है बहुत जल्दी एक एडवोकेट में तब्दील कर देंगी। एटलीस्ट यू वुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से ड्राफ्ट बनते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, फाइल होते हैं, और कहाँ पे क्या डाला जाता है, किस तरह से फिल इन किया जाता है। तो ये था सिविल रिकवरी सूट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हो, जो आते ही हैं, जो आ रहे हैं, उसके लिए हम भी रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं, और आप कांटेक्ट कर सकते हो कोई डाउट पूछने के लिए, समझने के लिए। इवन इफ यू आर ड्राफ्टिंग दैट ड्राफ्ट, आई वुड बी अवेलेबल, द कंसर्न पर्सन्स वुड बी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा,
एक टाइम बता दिया जाएगा, आप उस टाइम में उस आवर में कॉल कर सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।